हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम एक सस्पेंस से भरे हुए थ्रिलर ड्रामा को एक्सप्लेन करने वाले हैं। ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और वो ऐसे ही क्योंकि आज के ड्रामा में एक्शन, लव, थ्रिलर और मिस्ट्री सभी आपको एक जगह पर मिलने वाली है। दोस्तों, यूजली हम कहते हैं ना कि जो इंसान सुसाइड कर लेता है उसका गेम खत्म हो जाता है, यानी कि उसकी लाइफ का गेम पूरी तरह से एंड हो जाता है। लेकिन आज के ड्रामा में हमारे मेन कैरेक्टर के साथ कुछ और ही होता है। वो ये सोचकर सुसाइड तो कर लेता है कि उसकी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी और वो आराम से हेवन में एंजॉय करेगा। लेकिन उसकी डेथ के बाद डेथ उसके साथ जो गेम स्टार्ट करती है ना, वो एक अलग ही लेवल पर होता है। और अगर आप जानना चाहते हो कि डेथ उसके साथ कैसा गेम खेलती है तो ड्रामा को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तो कहानी की शुरुआत में कहानी के मेन लीड चोई एक लड़की के सामने अंधेरी जगह पर बैठे रोते हुए उससे पूछता है कि मैंने ऐसा क्या गलत कर दिया है जो मुझे वहां जाना होगा। लेकिन वो लड़की उसकी कोई भी बात सुने बिना ही उसे गोली से मार देती है। सीन शिफ्ट होता है, कहानी 7 साल पहले से शुरू होती है, जहाँ चोई तेकोंग कंपनी में जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहा होता है, जहां वो अपनी गर्लफ्रेंड जिसू के साथ कॉल पर होता है और उसे अपने ऊपर बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस होता है कि उसे तो ये जॉब मिल ही जाएगी और अगर जॉब लग गई तो वो तो अपनी ग्रेजुएशन को अच्छे से पूरी कर पाएगा। लेकिन दोस्तों, उसी टाइम पर एक आदमी अचानक से चोई के सामने ही सुसाइड कर लेता है, जिससे कि वो बहुत बुरी तरह से डर जाता है और उसकी वजह से वो अपना इंटरव्यू भी अच्छे से नहीं दे पाता, जिसके कारण वो रिजेक्ट हो जाता है। चोई इस बात से बहुत ज्यादा दुखी होता है और अपनी स्कूल की पढ़ाई के लिए वो अलग अलग पार्ट टाइम जॉब करने लगता है। लेकिन उस एक्सीडेंट के बाद से उसकी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो चुकी थी। वो बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा होता है, उसके बाद भी पूरे 7 साल तक उसे कोई भी अच्छी जॉब नहीं मिलती है और 7 साल बाद वो फिर एक तेकोंग कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जाता है। और जहाँ दोस्तों उसके इंटरव्यू से हमें ये पता चलता है कि उसके पापा की डेथ तो बचपन में ही हो गई थी और उसकी माँ ने उसे अकेले ही पाला था और वो भी बहुत स्ट्रगल कर रहा था। वहाँ के इंटरव्यूअर भी उससे खुश होते हैं कि उसने हार नहीं मानी। जैसे ही चोई वहाँ से निकलता है तो उसका एक फ्रेंड उसे कॉल करके बताता है कि उसने जिस ह्यून सो के कहने पर पैसे इन्वेस्ट किए थे वो तो सबके पैसे डुबाकर भाग गया है, यानी कि वो एक फ्रॉड है। ये सुनते ही चोई तो ह्यून सो के घर पर ही पहुंच जाता है, जोर जोर से उसका दरवाजा पीटता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता क्योंकि चोई पुलिस के पास भी जाता है। लेकिन पुलिस ऑफिसर उसे बताता है कि उसने सभी का इन्वेस्टमेंट लीगल प्रोसेस से किया है, यानी कि उनके पास उसके खिलाफ कोई सबूत ही नहीं था। जिसके बाद चोई काफी उदास हो जाता है और जब वो जीसू से मिलने के लिए जाता है तो वो देखता है कि कोई लड़का जीसू को फ्लावर्स देकर चला गया है, जहाँ उसको ये पता लगता है कि ये उसका नया बॉयफ्रेंड है और वो उसे जाकर बोलता है कि तुम्हारी जैसी अच्छी लड़की मेरे जैसी लूजर लड़की को बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करती है और इसलिए अब तुम्हें मुझे भुला देना चाहिए। जीसू बोलती है कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। लेकिन चोई उसे सारे रिश्ते खत्म करके वापस से अपने घर पर आ जाता है और देखता है कि उसके मकान मालिक ने उसका सारा सामान बारिश में ही निकाल कर बाहर रख दिया है, क्योंकि उसने कुछ महीनों का रेंट जो नहीं दिया था। जो ये देखकर सारी रात बाहर बारिश में ही बैठा रहता है और बहुत ज्यादा दुखी होता है। नेक्स्ट डे फिर उसे तेकोंग कंपनी से मैसेज मिलता है कि वो इंटरव्यू में फेल हो गया है। ये देखकर तो अब वो बहुत ही ज्यादा रोने लग जाता है और सुसाइड करने का फैसला करता है और बिल्डिंग से कूदने से पहले वो उसी 7 साल पहले वाले आदमी को याद करता है कि अगर वो उसके सामने नहीं मरा होता तो आज तो उसके पास काफी अच्छी जॉब होती है और उसके पास सब कुछ होता। ये सोचते हुए वो बिल्डिंग से कूद जाता है। जहाँ दोस्तों हम ये देखते हैं कि उस टाइम उसकी माँ उसे कॉल कर रही होती है कि तभी अचानक चोई की आँख खुलती है और वो खुद को एक प्राइवेट जेट और किसी दूसरी बॉडी में पाता है, जहाँ पर उसके सामने एक लड़की बैठी हुई थी। उसकी आंखों में देखते ही वो दोनों एक लंबे टावर पर पहुँच जाते हैं, जहाँ वो लड़की उसी टावर से लटका देती है। चोई उससे पूछता है कि वो कौन है तो वो लड़की बताती है कि मैं डेथ हूँ, जिसका तुमने मजाक बनाया था और अब तुम्हें इसकी पनिशमेंट एक्सेप्ट करनी ही होगी। और इतना कहकर वो उसे छोड़ देती है, जहाँ टावर के नीचे बहुत सारे डरावने क्रिएचर उसी की तरफ बढ़ने लगते हैं। चोई चिल्लाते हुए वापस जेट में पहुंच जाता है और डेथ से उसकी पनिशमेंट पूछता है, जहाँ वो उसे कहती है कि भगवान इंसानों को सिर्फ एक बार डेथ फेस करने की पावर देते हैं, लेकिन मैं तुमसे वो पावर छीन कर तुम्हें बार बार मारूंगी ताकि तुम जान सको कि डेथ इतनी आसानी से नहीं मिलती है। डेथ के बाद सब कुछ खत्म नहीं होता और इसलिए मैं तुम्हें
12 ऐसे इंसानों की बॉडी में ट्रांसफर करूंगी जो कि डेथ के नियर हो, और जिस बॉडी में तुम मरने से बच गए उसकी बॉडी में तुम अपनी नई लाइफ स्टार्ट कर सकते हो। ये बोलते ही वो तो वहाँ से गायब भी हो जाती है और उसके जाते ही प्लेन जोरों से हिलने लग जाता है। चोई डर कर लाइफ जैकेट पहन लेता है, लेकिन थोड़ी देर बाद ही सब कुछ ठीक हो जाता है कि तभी चोई पूरे जेट में नोटिस करता है कि वहाँ काफी महंगी चीजें रखी हुई थी, जहाँ पर एक चमकता हुआ स्टोन उसके अंदर घुस जाता है, जिससे कि उसे उस बॉडी वाले पर्सन की सारी मेमोरीज मिल जाती हैं, जिससे गाइस ये पता लगता है कि वो तो कॉन्ग के सीईओ का छोटा बेटा यानी पार्क था और बहुत ही जल्द कंपनी का नया सीईओ बनने वाला था। चोई तो काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि वो भी अब एक सीईओ बन सकेगा, यानी कि इसकी लाइफ तो आराम से निकल जाएगी। लेकिन उसी टाइम पर प्लेन का इंजन में ब्लास्ट हो जाने से पूरे जेट में आग लग जाती है और चोई की डेथ वहीं पर हो जाती है। चोई अब वापस से उसी जगह पर पहुंच जाता है जहां पर डेथ कुछ बुलेट्स लेकर बैठी हुई थी। चोई फिर उन बुलेट्स के बारे में पूछता है तो वो बताती है कि जितनी बार मैं तुम्हें इनसे शूट करूंगी तुम एक नई लाइफ में पहुंच जाओगे। चोई उससे पूछता है कि मैं इन डेथ को आखिरकार कैसे अवॉइड कर सकता हूँ और वो चमकता हुआ स्टोन आखिरकार है क्या। तो डेथ उसे बताती है कि वो पता करना तुम्हारा काम है कि तुम कैसे अवॉइड करोगे। और रही बात उस चमकते हुए स्टोन की, तो उस चमकते हुए स्टोन से तुम्हें उन सारे इंसानों की मेमोरी और एबिलिटी का पता लगेगा जिसकी बॉडी में तुम होगे। तो चोई उससे पूछता है कि अगर मैं 12 बार में भी नहीं मरा तो क्या होगा। डेथ फिर उसे एक दरवाजे के पीछे से हेल में लेकर जाती है और कहती है कि फिर तुम्हें हमेशा के लिए यहाँ पर छोड़ दिया जाएगा। ये देखते ही चोई तो जोरों से रोने लग जाता है कि उसने तो कुछ गलत किया भी नहीं है, तो उसे हेल में क्यों जाना होगा। जहाँ पर फिर डेथ उसे बताती है कि इसीलिए क्योंकि तुमने मुझे पहले ढूंढ लिया और मेरे आने का वेट ही नहीं किया। लेकिन अगर तुम अपनी लाइफ में बच जाते हो और अच्छा काम करते हो तो तुम हेवन भी जा सकते हो, क्योंकि तब तुम्हारा जजमेंट गॉड करेंगे। और वो उसे शूट कर देती है। जैसे ही चोई की आंख खुलती है वो देखता है कि वो बिना पैराशूट के हवा में है, जहाँ वो वहाँ के आसपास के लोगों से हेल्प मांगने लगता है क्योंकि वो काफी ज्यादा ऊपर था। कि तभी चमकता हुआ स्टोन उसके अंदर समा जाता है, जिससे कि गाइस उसे ये पता चलता है कि वो बॉडी फेमस हाइट जंपर सॉन्ग जेसिप की है, जो कि आज जमीन से 8000 फीट की ऊंचाई से बिना पैराशूट के कूद के रिकॉर्ड बनाने वाला था। और इसके लिए उसे पूरे के पूरे 3 बिलियन भी मिलने वाले थे। साथ ही वहाँ पर उसके लिए जमीन पर सेफ्टी नेट भी लगाया हुआ था जहाँ उसे लैंड करना था। चोई फिर उस नेट पर लैंड करने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो जाकर नेट से थोड़ा दूर लैंड होता है, जिससे कि उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। और चोई फिर से हेलगेट्स टावर पर पहुंच जाता है जहां डेथ उसे शूट करने ही वाली थी कि वो उससे पूछता है कि मैं इन सारी डेथ को कैसे रोक सकता हूँ, मैंने ऐसा क्या किया है जो मेरे साथ ही ये सब कुछ हो रहा है। डेथ उसे जवाब देते हुए कहती है कि वो पता लगाना तुम्हारा काम है, तुम्हें तो खैर ये भी नहीं पता कि आखिरकार तुमने अपनी जान क्यों ली है। तो चोई उसे बताता है कि मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रही थी और 7 साल से मैं इन सारी प्रॉब्लम्स को झेल रहा था, जिसमें मेरा सब कुछ तबाह हो गया, पैसा, प्यार, घर, जॉब। जब मेरे पास कुछ बचा ही नहीं तो जीने का क्या फायदा होता। जहाँ पर डेथ उसे कहती है कि तुमने बस इसलिए खुद की जान ले ली क्योंकि तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम्स थी और ये प्रॉब्लम सबकी लाइफ में होती हैं, लेकिन इसका इलाज सुसाइड करना तो नहीं होता ना। दुनिया की सबसे बड़ी गलती तुमने की है और जो की है आत्महत्या, और अब तुम्हें उसका पछतावा तो करना ही होगा। ये कहकर वो उसे शूट कर देती है, जिसके बाद चोई देखता है कि वो एक मिडिल स्कूल के बच्चे की बॉडी में पहुंच गया है। तभी स्टोन उसकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है। चोई को अब उस बच्चे की मेमोरी मिल जाती है, जिससे उसे ये पता लगता है कि बच्चे का नाम ह्यूक्सो था, जिसके पापा की डेथ उसके बचपन में ही हो गई थी, जिसे पालने के लिए उसकी माँ ने बहुत ज्यादा मेहनत की थी और इसलिए वो बहुत ही ज्यादा अच्छे से पढ़कर अपनी माँ की हेल्प करना चाहता था। लेकिन वो अपने स्कूल से परेशान था क्योंकि जिनसोंग और उसका फ्रेंड सीयुक नाम का लड़का हमेशा ही उसे बुली किया करते थे, जिस कारण से परेशान होकर वो सुसाइड करने वाला था, जिसके लिए उसने नोट पे लिख लिया था। चोई फिर उसके नोट को पढ़कर अपना टाइम याद कर लेता है। जिनसोंग आकर ह्यूक को फिर से बुली करने लग जाता है, लेकिन इस बार उसकी बॉडी में ह्यूक नहीं बल्कि चोई था और इसीलिए वो उसे बहुत ज्यादा मारता है। जहाँ पर साइक भी पहुंच जाता है और आकर उस पर हावी हो जाता है। चोई उसके सामने नहीं टिक पाता और फिर सब लोग मिलकर उसे मारने लगते हैं, लेकिन वहाँ पर टीचर उन्हें देख लेते हैं तो वो रुक जाते हैं। और स्कूल खत्म होने के बाद जिनसोंग चोई को ऑडिटोरियम लेकर जाकर फिर से पीटने लग जाता है, जहाँ पर सीयुक उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जिनसोंग थप्पड़ मार के उसे पीछे कर देता है। तभी एक लड़की को देखकर जिनसोंग रुक जाता है
चोई जब ह्यूग के घर जाता है तो वो ह्यूग और उसकी माँ की फोटो देखकर अपनी माँ को याद करने लगता है और अपनी माँ को कॉल लगाता है। लेकिन फिर उसी टाइम पर जिनसेओक उसे मैसेज करके पैसे मांगने लगता है तो चोई फिर से ह्यूग का नोट पढ़ता है, जिसके बाद फाइनली वो ये डिसाइड कर लेता है कि वो इस लाइफ में कैसे न कैसे करके सरवाइव तो जरूर करेगा। नेक्स्ट डे चोई सबसे पहले ह्यूग को अपनी साइड करने का प्लान बनाता है और उसे कहता है कि पूरी टीम में सिर्फ तुम ही हो जो सबसे ज्यादा पावरफुल हो, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता कि आखिरकार जिनसेओक लीडर क्यों है। ह्यूग उसकी सारी बातें सुनकर काफी गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि ये बात तो मुझे भी बहुत ज्यादा परेशान करती है, लेकिन जिनसेओक की दोस्ती स्कूल के एक सीनियर से है जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है और इसलिए उसके सपोर्ट से ही वो लीडर बना फिरता रहता है। ये सुनते ही चोई फिर एक प्लान बनाता है। ह्यूग से वो बोलता है कि मैं जिनसेओक के साथ भले ही कुछ भी क्यों ना करूं, लेकिन तुम बीच में मत आना। जैसे ही फिर चोई लंच टाइम में अपना लंच कर रहा होता है कि तभी जिनसेओक आकर उसका फेस बाउल में घुसा देता है और हंसकर वहाँ से जाने लगता है कि तभी चोई उसे रोकता है और बाउल का खाना सारा उसके ऊपर फेंक कर वहाँ से भाग जाता है। जिनसेओक फिर गुस्से में ह्यूग को ये ऑर्डर देने लगता है कि वो चोई को पकड़ कर लेकर आए, लेकिन ह्यूग तो उसकी एक भी नहीं सुनता। ये देखकर सारे के सारे बच्चे भी जिनसेओक पर हंसने लग जाते हैं। जिनसेओक ये देखकर सीधा उस सीनियर को बुलाता है और उसे कहता है कि ह्यूग ने उसके ऊपर खाना डाला है, लेकिन क्लासरूम पहुंचकर उसे ये पता लगता है कि खाना तो चोई ने डाला था। तो उसे देखकर सीनियर जिनसेओक से कहता है कि अगर तुम छोटे बच्चों को भी हैंडल नहीं कर सकते हो तो फिर तो तुम मेरे फ्रेंड बनने के काबिल ही नहीं हो। जिससे कि भाई जिनसेओक की तो और भी ज्यादा बेइज्जती हो जाती है और सभी उसका साथ छोड़ देते हैं। और यही तो चोई का प्लान था, यही तो वो करना चाहता था, जिसमें वो सक्सेसफुल भी हो जाता है। रात को जब चोई रनिंग के लिए पार्क में जाता है तो जिनसेओक ड्रंक होकर उसके पास आकर कहता है कि सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। चोई उसे इग्नोर करके अपने ईयरफोन लगाकर भागने लग जाता है कि तभी अचानक से एक ट्रक उसके सामने आ जाता है। ट्रक वाला सही टाइम पर ब्रेक लगा देता है और उसे बचा लेता है, लेकिन उसी टाइम पर जिनसेओक पीछे उसके सर पर बहुत बड़ा पत्थर मार देता है, जिससे कि उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। चोई बहुत ज्यादा परेशान होकर डेथ से चिल्लाकर बात करने लग जाता है कि सब कुछ तुम्हारी गलती है, मैं तो अच्छा खासा बचने वाला था, लेकिन तुम्हारी सिचुएशन की वजह से उसने मुझे मार दिया। डेथ को भी उसकी बातों पे काफी गुस्सा आता है, उसे उठाकर फेंकती है और पास आकर उसे कहती है कि वो सिचुएशन तुमने ही बनाई थी और इसलिए उसने तुम्हें मारा, और अगली बार मुझसे ऐसे बात करने की सोचना भी मत, वरना अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। और फिर से वो उसे शूट कर देती है। जिसके बाद दोस्तों चोई अभी गैंगस्टर की बॉडी में पहुंच जाता है, जहां उसे उसके लीडर ने पकड़ कर रखा हुआ था। लड़की और पैसों के बारे में पूछ रहा होता है। चोई के पास अभी तक मेमोरीज नहीं आई थी और इसलिए वो कुछ जवाब ही नहीं देता, तो वो लोग उसे बहुत ज्यादा मारने लग जाते हैं कि तभी स्टोन आते ही उसकी मेमोरी भी उसे मिल जाती है, जिससे कि उसे ये पता चलता है कि जिसकी बॉडी में अभी वो है उसका नाम जून है और वो एक सीक्रेट क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर था, यानी कि पैसे लेकर अपने क्लाइंट्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करता था। जून की बॉस के चक्कर में एक लड़की फंसी थी जिससे कि वो बहुत ज्यादा प्यार करता था और इसीलिए वो बॉस के 10 बिलियन और उस लड़की के साथ भागने का प्लान करता है। जून पहले ही पैसे सेफ जगह पर छुपा चुका था, लेकिन जब वो लड़की से मिलने के लिए जाता है तो पकड़ा जाता है। जिसके बाद अब चोई सोचता है कि उसके पास 10 बिलियन है और अगर वो इस लाइफ में भी मर गया तो फिर नेक्स्ट लाइफ में जीने के लिए तो उसके पास पैसे ही नहीं होंगे। जिसके बाद वो जून की एबिलिटी यूज करके उन गुंडों को मार के एक बाइक लेकर वहाँ से भाग निकलता है, जहाँ पर फिर एक गुंडा फोन लगाकर इसकी खबर अपनी रियल बॉस को दे देता है। तो वो बॉस सभी को उसे पकड़ने का ऑर्डर देता है और साथ ही उस पर 2 बिलियन का इनाम भी डाल देता है, जिसके कारण अब पुलिस भी उसके पीछे पड़ जाती है। लेकिन जून इतनी ज्यादा अच्छी बाइक चलाता था कि उसकी वजह से वो किसी के हाथ में नहीं आता। जिसके बाद चोई बाइक से एक बिल्डिंग के रूफ पर पहुंच जाता है और देखता है कि लोग अभी भी उसके पीछे पड़े हुए हैं, तो वो रूफ से बाइक लेकर सीधा कूद जाता है और नीचे जाकर पुल में गिरता है, जिसकी वजह से उसका फोन खराब हो जाता है और उसे अब कोई ट्रैक भी नहीं कर पाता। सॉरी टू इंटरप्ट इन द मिडल ऑफ द वीडियो गाइस। अगर आपको मेरी स्टोरीज, मेरी कहानियाँ और मेरे एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि मुझे खुशी होगी, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपसे मिस ना हो जाएं। चोई वहाँ से बचता हुआ उस लड़की के पास पहुँचता है और वो लड़की उससे पैसों के बारे में पूछती है, तो चोई उसे पूरी बात बता देता है कि पैसे उस बोट पर हैं। और दोस्तों इतना सुनते ही वो लड़की चोई को शूट कर देती है।
जिसके बाद चोई जब वापस से हेल गेट में पहुंचता है तो डेथ से पूछता है कि उस लड़की ने आखिरकार उसे क्यों मारा, क्या उसके साथ उसकी कोई पुरानी दुश्मनी थी। डेथ बोलते कि नहीं, उसने तो बस पैसों के लिए ही तुम्हें मारा था। तुम सच में कितने ज्यादा बेवकूफ हो, जो कि ये बात समझ भी नहीं पाए। जहाँ पर चोई फिर उसे बताता है कि मैंने तो अभी तक अपनी बात भी पूरी नहीं की। दरअसल दोस्तों, चोई ने पैसे कहीं और छुपाए थे और वो बोट तो बस वहाँ तक जाने का एक जरिया थी। साथ ही चोई बोल रहा होता है कि अब मैं अपनी नेक्स्ट लाइफ में उन सारे पैसों को यूज करूंगा। डेथ ये सुनकर हंसते हुए फिर से उसे शूट कर देती है। जिसके बाद अब चोई एक कैदी की बॉडी में पहुंच जाता है, जहां उसे अपने साथी से ये पता लगता है कि वो और उसका साथी 4 दिन बाद वहां से निकलने वाले हैं। तभी फिर चोई उस सेल में लगी हुई अजीब सी पेंटिंग नोटिस करता है, जैसे कि कोई साइकोपैथ वहाँ पर रहता होगी। तभी वहाँ पर एक कैदी पहुंच जाता है, जिसे देखकर चोई उसे मारने लग जाता है, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि जिन सॉन्ग था, जिसने कि उसे मारा था। और सभी लोग चोई को उससे दूर करते हैं, क्योंकि सबको लग रहा होता है कि जिन सॉन्ग उसे मार सकता है। जिसके बाद उसे स्टोन से उस इंसान की मेमोरी मिल जाती है जिसकी बॉडी के अंदर वो था, जिससे कि गाइस उसे ये पता चलता है कि अभी वो जिसकी बॉडी में है उसका नाम तेसोंग है और वो हमेशा से ही एक MMA फाइटर बनना चाहता था। लेकिन फैमिली में फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से वो तो अपना सपना कभी भी पूरा नहीं कर पाया। लेकिन फिर एक दिन एक अमीर आदमी का लॉयर उसे 2 मिलियन पैसे ऑफर करता है। साथ ही बोलता है कि उसके क्लाइंट पर हिट एंड रन का केस है, तुम्हें वो केस बस अपने ऊपर लेना होगा, सारे पैसे तुम्हारे होंगे, क्योंकि तुम अभी अंडर एज हो, जिससे कि तुम्हें जल्दी से बेल मिल जाएगी। जिसके लिए तेसोंग भी मान जाता है, लेकिन कोर्ट से उसे 2 साल की सजा मिल जाती है, क्योंकि उसके केस में लड़की की डेथ हो गई थी। सजा के दौरान वो लॉयर उसे मिलने के लिए आता है, तो तेसोंग उसे बोलता है कि मुझे सजा हुई है और इसलिए अब मैं 1 बिलियन लूंगा। जिसके लिए वो लॉयर तो राजी ही नहीं होता है। तो तेसोंग उसको धमकी देता है कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो मैं सजा के बाद सबको सब कुछ सच सच बता दूंगा और उल्टा तुम पे ही केस कर दूंगा। जिसके बाद दोस्तों चोई लगातार जिनसोंग को ही देखता जा रहा था। सबको लगता है कि जिनसोंग एक साइकोपैथ है और इसलिए सब उसे बहुत ज्यादा डरते थे। जिनसोंग भी ऐसे ही चोई से बोल रहा होता है कि घूर क्या रहे हो, तेरे को अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है क्या। चोई फिर हंसने लग जाता है, उसके पास आकर उसे फिर से बहुत मारता है। अब जिनसोंग रोने लग जाता है। चोई सबको बताता है कि ये स्कूल में बच्चों को बुली किया करता था और तो और इसने एक बच्चे के ऊपर पीछे से अटैक किया जिससे कि उसकी जान चली गई। ये सब कुछ सुनते ही सारे के सारे लोग जिसोंग को मारने लगते हैं। जिसके बाद चोई जब जेल में काम कर रहा है तो सारे कैदी मिलकर उसे मारने लगते हैं और यहाँ पर ये पता चलता है कि उन सबको लॉयर ने तेसोंग को मारने के लिए काफी सारे पैसे दिए थे। लेकिन भाई तेसोंग की एबिलिटी से चोई सबकी चटनी बना देता है। रात को जिनसोंग चोई को मारने का प्लान करके एक शार्प चीज से चाकू बना लेता है, लेकिन चोई उसे पकड़ लेता है। तो जिनसोंग उसे कहता है कि तुम्हारे कारण ही सबने मुझसे डरना छोड़ दिया है और इसलिए मैं तुम्हें मार डालूंगा। तो चोई सोचता है कि अगर उसने उसे मार दिया तो उन सारे पैसों का क्या होगा। जिसके बाद वो कुछ प्लान बनाता है और कहता है कि जिसू को तुमने ही मारा था ना, और अब उसकी आत्मा तुम्हारे पीछे पड़ी है और मैं भूत देख सकता हूँ और इसलिए तुम्हें बच कर रहना होगा। वो तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकती है और अब वो तुम्हारे साथ ही रहेगी जब तक कि तुम जिंदा हो। ये देखते ही जिनसोंग तो बहुत बुरी तरह से डर जाता है और पूरी तरह से पागल हो जाता है। ये देखकर चोई कहता है कि मारने से तो यही इसके लिए अच्छा होगा। जैसे ही चोई जेल से निकलता है तो लॉयर उसे बाकी पैसे देने के लिए आ जाता है, लेकिन वो लेने से साफ इनकार कर देता है, क्योंकि अपनी हर लाइफ में वो पैसों की वजह से ही तो मर रहा था और इसीलिए वो कहता है कि अब वो एक नई लाइफ स्टार्ट करेगा। जिसके बाद चोई वहीं पहुंचता है जहां पर जुसू की डेथ हुई थी और वो एक बोट लेकर पैसों तक पहुंच जाता है और पैसे देखकर काफी खुश हो जाता है कि तभी तेसोंग की माँ उसे कॉल करती है। चोई उनका फोन देखकर अपनी माँ को याद करता है और फोन उठा लेता है, जहाँ उसकी माँ उससे माफी मांगने लग जाती है और कहती है कि सब कुछ उसी की वजह से हुआ है और वो उससे मिलना चाहती है। तो चोई काफी इमोशनल होकर उनसे मिलने के लिए हाँ बोल देता है। जिसके बाद चोई ये डिसाइड करता है कि वो अपने आधे पैसे तेसोंग की माँ को दे देगा और आधे वो खुद रख लेगा। लेकिन वो सारे पैसे साथ में नहीं लेकर जा सकता था और इसलिए वो अपने आधे पैसे बस स्टैंड लॉकर में रखता है, जिसमें सामान रखने की लिमिट बस 4 दिन की थी। तो वो सोचता है कि वो 4 दिन बाद आकर पैसे निकाल लेगा। जैसे ही चोई फिर पैसे लेकर तेसोंग की माँ के पास पहुँचता है तो वहाँ पर एक आदमी आकर उसे अचानक से चाकू मारकर भाग जाता है और वो आदमी उसी लड़की का फादर था दोस्तों, जो कि हिट एंड रन केस में मरी थी। उसके डैड को 2 साल की सजा कम लग रही थी और इसलिए वो उसे मारने के लिए आए थे।
तभी वो साथी वहाँ पर आता है जो कि जोई के साथ में जेल में था। जोई को लगता है कि वो उसे बचाने के लिए आया है, लेकिन वो तो उसे मार ही देता है क्योंकि उसे पैसे जो मिल गए थे। जिसके बाद जोई वापस से हेल गेट पहुंचकर डेथ को जल्दी से शूट करने के लिए कहता है क्योंकि उसके पास सिर्फ 4 दिन का ही टाइम था और इन्हीं 4 दिन के अंदर उसे पैसे भी निकालने थे। डेथ फिर से हंसते हुए उसे शूट कर देती है। जोई देखता है कि वो एक रेस्टोरेंट में है, लेकिन उसकी आवाज देने पर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था और जब वो खुद को एक मिरर में देखता है तो जोर जोर से रोने लग जाता है क्योंकि अब वो एक बेबी बन गया था। और उसकी आवाज सुनकर बच्चे की माँ उसे उठाकर घर ले जाती है और लाकर सोफे पर जोर से पटक देती है और अपने हस्बैंड से कहती है कि इसे कुछ खिला दो। वो आदमी तो अपने बच्चे को एक्सपायरी खाना ही खिला देता है। दरअसल दोस्तों वो दोनों ही हस्बैंड वाइफ बच्चे से काफी ज्यादा परेशान थे। तभी फिर उनके घर पर पुलिस चेक करने के लिए आती है और उन्हें बताती है कि हमें किसी ने बताया है कि यहाँ पर चाइल्ड अब्यूजिंग होती है, लेकिन उनके चेक करने पर उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। तो जोई उन्हें रोकने के लिए रोने लग जाता है, लेकिन वो तो कुछ समझ ही नहीं पाते। आखिरकार समझते भी कैसे, वो तो एक बच्चा था ना। तो फिर उनके जाने के बाद वो औरत अपने बच्चे को उठाकर चिल्लाते हुए कहती है कि तुमने मेरी लाइफ पूरी तरह से खराब कर दी है और उसे जमीन पर पटक कर उसका मुंह पिलो से जोर से दबाने लग जाती है, जिसके कारण उस बच्चे की वहीं पर डेथ हो जाती है। जोई फिर वापस से डेथ के पास आता है और उससे पूछता है कि आखिरकार कोई अपने बच्चे को ऐसे कैसे मार सकता है। डेथ उससे बोलती है क्योंकि यहाँ पर भाई किसी का कोई भरोसा नहीं कर सकते। जिसके बाद जोई फिर से उसे जल्दी से शूट करने के लिए बोलता है और कहता है कि जब तुम्हें सब कुछ पता है तो मुझसे अब मत पूछना, और डेथ भी उसे फटाक से शूट कर देती है। नेक्स्ट बॉडी में आते ही उसे पैसों की याद आती है। वो देखता है कि पैसे निकालने के लिए सिर्फ थोड़ा बहुत टाइम ही बचा है और लकीली वो फिर उसी बस स्टैंड पर खड़ा था, तो फटाक से जाकर वो अपने पैसे निकालता है। पैसे के बाद जोई को स्टोन से मेमोरी मिलती है कि ये बॉडी गिनवू नाम के एक मॉडल की है जो कि बहुत ही ज्यादा हैंडसम है, और वो उसके घर पहुंचकर पेपर देखता है जिसमें दोस्तों उसी बच्चे की डेथ के बारे में लिखा हुआ था। लिखा था कि उस बच्चे को मारने के जुल्म में उसके पेरेंट्स को अरेस्ट कर लिया गया। जिसके बाद फिर गिवू का फ्रेंड उसे एक पार्टी में बुलाता है और उस पार्टी का होस्ट कोई और नहीं बल्कि तागंग कंपनी के सीईओ पार्क हैं, जिनका नाम ताइयो था। जोई उसे पहचानने की कोशिश करता है, लेकिन ड्रंक होने की वजह से जोई उसे पहचान नहीं पाता और बहुत ज्यादा ड्रंक हो जाता है। जैसे ही उसे होश आता है, गिन का भाई उसे आकर उठाता है। और दोस्तों असल में गिन ने ये प्रॉमिस किया था कि जब उसका भाई एक वीक के लिए अमेरिका जाएगा तो उसका कैफे गिनवू को ही हैंडल करना पड़ेगा। जोई फिर सोचता है कि जब तक ये अमेरिका नहीं चला जाता तब तक मैं कैफे को ओपन रखूंगा और उसके जाते ही मैं उसे बंद कर दूंगा। लेकिन उसके बाद ही जोई एक लड़की को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि जिसू ही थी। जिसके बाद वो तो उसे देखते ही अपने और जिसू के साथ बिताए हुए खूबसूरत पलों को याद करने लगता है। फिर वो अपने भाई से पूछता है तो उसे ये पता लगता है कि जिसू अब एक राइटर है और वो डेली कैफे में आती है और यहीं बैठकर स्क्रिप्ट भी लिखती है। और जैसे ही जोई नेट पर सर्च करता है तो उसे ये पता लगता है कि जिसू जो नॉवेल उसके साथ लिख रही थी उसे उसके लिए अवार्ड भी मिला था। जोई फिर लाइब्रेरी जाकर वो नॉवेल पढ़ता है और काफी इमोशनल हो जाता है क्योंकि जिसू ने कुछ सीन में उसके और जिसू के लव मोमेंट के बारे में भी लिखा था। वो याद करता है कि उसी लाइब्रेरी में वो दोनों अक्सर मिलने के लिए आया करते थे, जहाँ पर जिसू को एक पेन भी बहुत ज्यादा पसंद आया था, जिसे कि जोई ने खरीद कर उसे ये प्रॉमिस किया था कि ये पेन वो उसे तभी गिफ्ट करेगा जब वो एक अच्छी राइटर बन जाएगी। जोई ने वो पेन खरीद तो लिया था, लेकिन उसने अभी तक जिसू को दिया नहीं था। जहाँ पर जोई देखता है कि एक लड़का अपनी फैमिली के साथ जोई से मिलने के लिए आया है और वो नोटिस करता है कि ये कोई और नहीं बल्कि वही लड़का है जो कि जिसू को उस दिन फ्लावर दे गया था। जहाँ पर गाइस उसे ये पता चलता है कि जिसे उसने उसका न्यू बॉयफ्रेंड समझा था वो तो असल में उसका भाई था। और अब जोई सोचने लग जाता है कि उसे जिसू के लिए डेली कैफे ओपन करना पड़ेगा। नेक्स्ट डे वो फिर जिसू से कॉफी के साथ में फ्री केक देता है और फिर उसे नॉवेल के लिए एक आइडिया भी दे रहा होता है। जिसू उसकी स्टोरी सुनने को रेडी हो जाती है तो जोई तो उसे अपनी कहानी सुनाने लगता है कि कैसे एक पर्सन ने अलग अलग डेथ को एक्सपीरियंस किया, जिसू को उसकी कहानी काफी अच्छी लगती है। जोई फिर जिसू को नॉवेल पर ऑटोग्राफ मांगता है, तब वो नोटिस करता है कि ये तो वही पेन है जो कि उसने खरीदा था। जहाँ पर गाइस फ्लैशबैक से हमें ये पता लगता है कि जोई के फ्यूनरल पर उसकी माँ ने वो पेन जिसू को दे दिया था, जिसे देखकर जिसू बहुत ज्यादा रोई भी थी। और अब जोई डेली ही जिसू को अपनी कहानी सुनाता था, लेकिन उसने अभी भी अपने कैरेक्टर का नाम नहीं बताया था। फिर एक दिन जब जिसू घर जाने के लिए लेट हो जाती है, तभी बारिश होने लग जाती है तो जोई भागता हुआ उसके पास आकर उसे छाता देता है।
जब वो वापस आता है तो एक कस्टमर से गिलास फूट जाता है और उसे उठाते हुए उसके हाथ में कट लग जाता है। तभी वो सुनता है कि कुछ लोग एक्सीडेंट की बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि जो लड़की उसमें मरी है वो अक्सर ही इस कैफे में आया करती थी। ये सुनते ही जोई फिर जल्दी से उस स्पॉट पर पहुंच जाता है तो देखता है कि वहाँ पर जिसू का छाता पड़ा हुआ है। वो काफी घबरा जाता है और फिर सामने जिसू को सही सलामत खड़ा देखकर उसे चैन की सांस आती है। जिसू उसके हाथ में चोट देखकर उस पे पट्टी करने लग जाती है और उसे याद आता है कि जब जोई ने सुसाइड किया था तो वो कितनी ज्यादा परेशान हो गई थी। नेक्स्ट डे फिर जिसू जोई के मेमोरियल प्लेस पर जाती है, जहाँ पर जोई भी पीछे पीछे पहुंच जाता है कि तभी उसकी माँ उसे पूछती है कि वो कौन है, जहाँ वो बहाना बनाकर वहाँ से निकल जाता है और देखता है कि उसकी माँ उसे याद कर कर बहुत ज्यादा रो रही है। ये सब कुछ देखते जोई भी काफी रोने लग जाता है और अपने सारे पैसे एक लेटर के साथ अपनी माँ को दे देता है। और दोस्तों उस लेटर में उसने अपने आप को जोई का दोस्त लिखा था, जिसमें उसने ये भी लिखा था कि ये पैसे उसने इन्वेस्ट करके अर्न किए हैं। जोई फिर अपनी स्टोरी खत्म करके जिसू के साथ निकलता है तो उसे याद आता है कि ऐसे ही वो दोनों हाथ पकड़कर चला करते थे। जिसके बाद वो फिर जिसू को रोकता है और कहता है कि उसकी गर्लफ्रेंड थी जिसे कि वो बहुत ज्यादा प्यार करता था और वो लड़की बहुत ही ज्यादा अच्छी थी। मैंने बहुत सारी पार्ट टाइम जॉब्स भी की थी, लेकिन फिर भी वो लड़की मुझे सबसे इंट्रोड्यूस करवाने में बिल्कुल भी झिझकती नहीं थी। उसे बिल्कुल भी शर्म महसूस नहीं होती थी कि मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ। जिससे कि जोई को दोस्तों अचानक से जिसू की याद आ जाती है और फिर जोई उसे सब कुछ सच सच बता देता है कि वो स्टोरी मेरे बारे में है और मैं ही जोई हूँ। ये सुनते ही जिसू तो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और उसी टाइम पर कार आकर दोनों को ठोक देती है। जिसू की तो ऑन द स्पॉट ही डेथ हो जाती है, लेकिन जोई जैसे ही उठकर देखता है कि उस कार का ड्राइवर कोई और नहीं बल्कि पार्क तैयू था। तभी फिर उसके हाथ में लाइटर देखकर जोई भी समझ जाता है इसी के लिए तेसांग जेल गया था और इसी ने पार्क को मारने के लिए जून को भी पैसे दिए थे। तैयू देखता है कि जोई जिंदा है तो वो फिर खुद को जाकर मार डालता है और थोड़ी देर बाद ही दोस्तों ये दिखाया जाता है कि क्राइम सीन पर एक नहीं बल्कि दो डेड बॉडीज थी और कुछ सामान भी पड़ा हुआ था, जिसमें जोई की फोटो भी पड़ी हुई थी। जिसके बाद जोई वापस से हेल गेट पहुंचकर जिसू को याद करते हुए बहुत ही ज्यादा रोने लग जाता है और डेथ के पास जाकर उसी की गन उस पर पॉइंट करके शूट कर देता है। सो दोस्तों जैसा कि हमने देखा कि यहाँ पर सबकी कहानियाँ एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और आगे की कहानी जानने के लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये था स्टोरी का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट के लिए आपको जनवरी तक का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि सेकंड पार्ट इसका 5 जनवरी को रिलीज होगा, जिसमें कि इन सारे रहस्य का खुलासा होगा और कहानी के सारे उलझे हुए तार भी खुल जाएंगे। सो अब आगे की कहानी क्या होने वाली है, जोई और डेथ का क्या कनेक्शन है और कहाँ तक ये जाने वाला है और कौन कौन से न्यू कैरेक्टर इस कहानी में इंट्रोड्यूस होने वाले हैं आगे और किसका क्या रोल होने वाला है, कौन किससे कनेक्टेड है और कौन किसका दुश्मन है, ये सब हमें पता चलेगा इसकी सेकंड पार्ट में। सो दोस्तों अगर आप चाहते हो कि मैं उसे भी एक्सप्लेन करूँ तो आप फटाक से मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता दीजिएगा। जैसे ही इसका सेकंड पार्ट रिलीज होगा मैं फटाक से उसे आप सबके लिए एक्सप्लेन कर दूंगी। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा, वरना नेक्स्ट पार्ट आपसे मिस हो जाएगा। और मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज के ड्रामास को एक्सप्लेन करती हूँ आपके लिए और इसलिए एक लाइक तो बनता ही है।